हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का पाठ 15 स्वव्रत जिसे बायोडेटा कहा जाता है, लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है कक्षा 11वीं के लिए ये पाठ निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात यहाँ कर रहे हैं कि स्वव्रत जब तक कि बायोडाटा। तो इस पाठ में जो हम स्वव्रत को पढ़ेंगे उसको कैसे लिखा जाता है और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र कैसे दिए जाते हैं, ये हर युवा के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक जानकारी है। हम सभी को जीवन में कहीं ना कहीं जब भी हमें रोजगार की तलाश होगी या हम कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो हमें अपना बायोडाटा लिखना जरूर आना चाहिए। उसकी जानकारी बहुत आवश्यक है हमारे लिए। अगर हम नौकरी करने नहीं जाएंगे, हम बिजनेसमैन बन जाएंगे, लोगों को नौकरी देने वाली स्थिति में होंगे, तब भी हमें बायोडाटा समझ में आना चाहिए। वो क्या होता है, उसकी बारीकियाँ क्या होती, तभी तो हम उसे चेक कर पाएंगे। तो ये सभी प्रकार से अगर देखें तो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद और उचित जानकारी वाला पाठ है। आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि स्वव्रत होता क्या है। स्वव्रत मतलब बायोडाटा जो होता है वो क्या होता है, उसकी क्या विशेषता होती है। हम जनरल क्या समझते हैं कि कोई नाम लिख दिया, उम्र लिख दी, शैक्षणिक योग्यताएं लिख दी और बस इतना खत्म, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन इसका एक क्रम होता है, एक प्रकार होता है, एक ढांचा होता है, उस प्रकार से स्वव्रत लिखा जाता है। तो विद्यार्थी के मन में अपने भविष्य को लेकर बहुत सारी कल्पनाएं होती है। कुछ अपना स्वतंत्र का उद्यम व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके सपने देखते हैं, कुछ नौकरी करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई बैंकर, कहीं कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। विद्यार्थी होता ही कल्पनाओं के संसार से बना हुआ, लेकिन हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ते हैं। और एक दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है और फिर हम सब अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं और अंदर प्रवेश करने के अरमान संजोने लगते हैं। लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों को अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जाने की जगह की कमी होने की वजह से आपस में ही कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हो जाती है। और उन प्रतियोगिताओं में अगर हमें अव्वल आना है तो हमारे पास क्षमताएं होनी चाहिए, हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। तो अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं। द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए नरेंद्र भी एक वैसा ही प्रतीक्षारत प्रवेशार्थी था। यहाँ पर एक नरेंद्र नाम के विद्यार्थी को लेकर इस पाठ में आपको सारी बातें अच्छे से समझाई गई हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। नरेंद्र मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है। सच पूछा जाए तो अंततः उसके भी बहुत कुछ आगे जाना चाहता है। दिशा की पहली सीढ़ी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से तो जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अखबार, बिजनेस पत्रिकाओं और इंटरनेट पर विज्ञापनों की तलाश करता रहता है और लगातार आवेदन भेजता रहता है, मगर या तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिलता है या फिर उसको उत्तर नकारात्मक के रूप में आता है। आज फिर दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। आशाओं आकांक्षाओं से मिश्रित ऊहापोह के साथ उसके दरवाजा खोला। पत्र किसी कंपनी से आया था। धड़कते हृदय के साथ उसने लिफाफे को खोला और फिर वही ढाक के 3 पात, वही नकारात्मक उत्तर। मतलब उसको यहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। नरेंद्र के चाचा जी मुंबई से आजकल घर पर आए ही हुए थे। चाचा जी मुंबई में बड़ी कंपनी के मानव संसाधन विभाग के पद पे हैं। उनकी नज़र नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ती है तो नरेंद्र, चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है, इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो, चाचा जी पूछते हैं। वैसे तो नरेंद्र का अहम उसे अपना दुख बांटने से रोक देता है, लेकिन इस समय वो फट पड़ता है, बड़ा ही दुख हो जाता है और उसके जख्म ताज़ा हो जाते हैं। चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितने बार प्रयत्न कर चुका हूँ। अगर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊँगा, मगर उसकी नौबत ही नहीं आती है। मतलब उसका बायोडाटा देखकर ही उसे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता है। या तो जवाब नहीं आता है या फिर इनकार का पत्र आ जाता है। लगता है अपने भाइयों या रिश्तेदारों को ही वे चुन लेते हैं, उसे आशंका है। चाचा जी मुस्कुराते हैं, बोलते मानव संसाधन विभाग में काम करने की वजह से ऐसी फप्तियाँ सुनने का उनको अनुभव पुराना था, क्योंकि वो उन्हें भी तो ऐसा सुनने को मिलता था कि आप अपने रिश्तेदारों को ही यहाँ पर नौकरी रखते हैं। असफल उम्मीदवार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते हैं। उन्होंने संयत होकर नरेंद्र से कहा, बेटे ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है, उसी तरह कंपनी को भी मनचाही उम्मीदवार की तलाश होती है, मगर उसकी समस्या ये होती है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं उनके पास स्वव्रतों का ढेर लग जाता है, मतलब बायोडाटा का ढेर लग जाता है। कई बार तो 5 पदों के लिए 5000 स्वव्रत आ जाते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए ये क्या संभव है क्या कि वे सभी को नौकरी दें, हर किसी को बुलाएं, उनका साक्षात करें।
5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवार को ही तो बुला सकते हैं। इसे 50 उम्मीदवार स्ववृत्त के आधार पर ही चुने जाते हैं। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोलता है, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 1 को चुना जाता है, लेकिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ज़्यादा कठिन है। 100 में से एक उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनना होता है स्ववृत्त के आधार पर। शेष 99 के हाथ में तो निराशा ही लगती है ना। चाचा जी बोले, हाँ बेटा, ऐसा ही हो सकता है। उस 99 में कई ऐसे उम्मीदवार भी हो जो चुने गए उम्मीदवार से अधिक योग्य होंगे, मगर चूंकि उनके स्ववृत्त अच्छी तरह से बने हुए नहीं थे, इसलिए वो पीछे छूट जाते। मतलब यहाँ कमी किस में आ रही है? बायोडाटा में कमी आ रही है। नरेंद्र के लिए बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसने इस तरफ पर भी ध्यान दिया ही नहीं। चाचा जी आगे बोले, तुम मार्केटिंग को अपना करियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है। इसमें तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो कि वह तुम्हें प्रतियोगिता की तुलना में तुम्हें पसंद करे, दूसरों की तुलना में तुम्हें ज़्यादा पसंद करे। जिस प्रकार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापन का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार से उम्मीदवार को भी जरूरी है कि वह अपना स्ववृत्त सुंदर और आकर्षक बनाए। चाचा जी जारी रहे। फिर बोलते चाचा जी, एक स्ववृत्त की तुलना उस उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का सुंदर आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक सोच को उत्पन्न करता है। एक अच्छा स्ववृत्त किसी चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण की कला भी उन्हें आनी चाहिए। मतलब अगर आपको नौकरी चाहिए तो बायोडाटा तैयार करवाना आपको अच्छे से आना चाहिए। आपका बायोडाटा बहुत ही सुंदर आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि आपसे पहले आपके बायोडाटा से मुलाकात होती नौकरी देने वाले की। अब नौकरी देने वाले जब पहले बायोडाटा से मुलाकात करता है तो उसी पर आपके प्रभाव अगर नकारात्मक रूप से आ जाते हैं तो आपको आगे बुलाएगा कैसे, वो आपसे मिलेगा कैसे, आपको नौकरी मिलेगी कैसे। नरेंद्र चाचा जी की बातों से अत्यंत प्रभावित होता है। वो अपने कमरे में जाकर अपना स्ववृत्त ले आता है, उसे चाचा जी को देते हुए बोलता है, चाचा जी क्या कमी है मेरे स्ववृत्त में? देखिए। चाचा जी ने स्ववृत्त पर अपनी अनुभवी नज़र दौड़ाई और परखा। फिर बोले, तुम्हारा स्ववृत्त सही तरीके से नहीं बना हुआ है, इसमें कमियां ही कमियां हैं। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और इसलिए कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें साक्षात्कार का बुलावा मिल जाए तो तुम सफल जरूर हो जाओगे। तुम्हारे व्यक्तित्व में सारी खूबियाँ हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए, मगर तुम्हारा स्ववृत्त इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी गलत तस्वीर सामने आती है। साक्षात्कार की नौबत ही नहीं आ पाती तुम्हारे पास। तुम्हें अपना स्ववृत्त दोबारा तैयार करना होगा। नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी। वो बोला, चाचा जी क्या आप अच्छा स्ववृत्त बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, मगर शुरुआत कहाँ से करूँ? चलो इतना तो अब तक तुम्हें मालूम हो गया होगा कि स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जो व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में आकर्षित करते हुए विशेष ढंग से सूचनाओं का संकलित किया जाता है। नरेंद्र बोल पड़ा, वाह चाचा जी, एक ही वाक्य में इतनी सारी बातें आपने बता दी, ये तो गागर में सागर वाली बात हो गई है। चाचा जी आगे बोलते हैं, हाँ बेटा, स्ववृत्त के 2 पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में व्यक्ति हो जिसको केंद्र में रखकर सूचना संकलित की जाती है। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्थान का जिसके लिए ये प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचना जुटाई जाती है। कि पहला पक्ष उम्मीदवार के पक्ष में होता है, दूसरा नियोक्ता के पक्ष में। मतलब पहले तो उम्मीदवार की सारी जानकारी जिसका बायोडाटा बना रहे हैं, दूसरा किस पद के लिए या किस संस्थान के लिए बायोडाटा बन रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसे क्या आवश्यक है, उसे क्या चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान में रख के स्ववृत्त बनाया जाता है। सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति के संबंधित सूचनाओं का कोई अंत तो नहीं है, लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं हो सकती है। इसलिए स्ववृत्त में वही सूचना डाली जा सकती है जिसमें दूसरे पक्ष या नियोक्ता की दिलचस्पी हो। वाह नरेंद्र, तुम तो खासे समझदार हो। कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा उनमें पहली बात तो यह है कि स्ववृत्त में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी प्रकार के झूठे दावे, अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। यह मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है। गलत या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों में उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। अगर साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया तो उस दौरान कलई खुलने का पूरा अंदेशा होता है। कलई खुलना मतलब तुम्हारे राज जो तुमने झूठ अगर लिखा हो तो उसके अंदर। मगर इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अपनी खूबियों और अच्छाइयाँ बताने में तुम कंजूसी करो। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना चाहिए। नरेंद्र चाचा की बातें गौर से सुन रहा था। उसके मन में प्रश्न उभरा, चाचा जी स्ववृत्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? स्ववृत्त में अलंकारिक भाषा की गुंजाइश तो होती ही नहीं है, चाचा जी बोलते हैं। इसलिए इसकी शैली सरल, सीधी, सटीक, साफ होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को सारी बात एक ही बात में स्पष्ट हो जाए। अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालना पड़े। नरेंद्र ने अगला प्रश्न पूछा, क्या स्ववृत्त के आकार प्रकार को लेकर कोई नियम है क्या? जी चाचा जी,
ने जवाब दिया। इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वपत्र न तो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो, न ही ज़्यादा छोटा। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो इसमें अनेक ज़रूरी चीज़ें आने से रह जाएगी। दूसरा, अगर ये बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन चाचा जी, आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ गुर तो बता सकते हैं। बेटे, ध्यान देने की बात यह है कि जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। मसलन यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना स्वपत्र भेजेंगे। ये सारे लोग अच्छी योग्यता, व्यापक अनुभव वाले होंगे। अतः इस स्थिति में स्वपत्र यदि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवेदन होता है। यहाँ पर यदि स्वपत्र 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो देगा, उससे इससे ज़्यादा समय नहीं देगा वो। यानी मेरी तरह तो कॉलेज से तुरंत निकला है, उसका स्वपत्र 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। चाचा जी बोले, हाँ, मोटे तौर पर तुम ऐसा मान सकते हो। एक और बात, स्वपत्र साफ सुथरे ढंग से टंकित और कंप्यूटर में मुद्रित होना चाहिए। व्याकरण संबंधी भूलों को भी दूर कर लेना चाहिए। ये बातें छोटी लग सकती है, मगर उम्मीदवार के प्रति विपरीत धारणा उत्पन्न कर सकती है। नियोक्ता को ऐसा लग सकता है कि उम्मीदवार या तो लापरवाह है या फिर उसकी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई है। इस प्रकार से चाचा जी स्वपत्र के बारे में जानकारी देते हुए नरेंद्र को समझाते हैं। अब इस भाग में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे की जानकारी के हमें स्वपत्र में और क्या क्या सुधार करना चाहिए और रोजगार के लिए हमें किस प्रकार से आवेदन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।